Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss conjunction. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. बात करें अगर कंजंक्शन की, कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है या दो क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है. मतलब ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन. ओके, कंजंक्शन का जो दूसरा नाम होता है ये कनेक्टर भी होता है, या कंजंक्शन को हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, तो ये दो अलग अलग क्लॉजेस है, इनको कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये एंड, तो एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन. फिर यहाँ देखेंगे ही इज स्लो, ये एक सेंटेंस है, ही इज श्योर ये एक सेंटेंस है, एंड इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो बट कर रहा है, तो बट यहाँ पर क्या कहलाएगा, कंजंक्शन. नेक्स्ट देखेंगे अनलेस यू गो देयर यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड देयर, तो यहाँ पर देखेंगे अगर बात करें यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड देयर और अगर मैंने कहा यू गो देयर, तो ये दोनों सेंटेंस अगर हम ऐसे पढ़ेंगे विदाउट अनलेस तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कनेक्शन है. सो हमने देखा कि इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो अनलेस कर रहा है, कि जब तक आप वहां नहीं जाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है. आई होप क्लियर है. सो कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स. तो टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बेसिक टाइप्स है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. वैसे तो हमें टाइप से इतना कुछ लेना देना होता नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंडर जो वर्ड्स आते हैं, जो कंजंक्शंस आते हैं, ये सारे कंजंक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, और वो भी ऐसे क्लॉजेस जो इक्वल रैंक के होते हैं. जैसे यहाँ पर देखेंगे एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, ये जो 7 आपको रेड में दिख रहे हैं ये 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे शी स्पोक इम्प्रेसिवली एट द मीटिंग, यहाँ पर ये एक क्लॉज है. वन द एप्रिसिएशन ऑफ ऑल, ये एक दूसरा क्लॉज है, एंड इन दोनों क्लॉज को जो कनेक्ट कर रहा है ये एंड वर्ड है, तो एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. आपको ये लर्न करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि ये जो सारे 7 जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या मतलब कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट इनसे रिलेटेड जो रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स आपको समझने हैं. एंड आपको ये चीज याद रखना है अच्छे से कि ये जो एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो और येट है ये कंजंक्शन होते हैं, ये कनेक्शन बनाने का या कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपको इतना याद रखना है. नेक्स्ट देखेंगे आई ऑफर्ड टू हेल्प हर बट शी रेफ्यूज्ड माई हेल्प, तो यहाँ पर देखेंगे आई ऑफर्ड टू हेल्प हर ये एक सेंटेंस है, शी रेफ्यूज्ड माई हेल्प ये दूसरा. कनेक्ट कौन सा कर रहा है यहाँ पर वर्ड, बट, तो बट यहाँ पर कहलाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आई मस्ट ट्राई हार्ड ये क्लॉज है यहाँ पर, एंड देयर इज हैवी कंपटीशन ये क्लॉज, एंड दोनों क्लॉजेस को जो कनेक्ट कर रहा है ये फॉर यहाँ पर कंजंक्शन है. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, और वो कैसे क्लॉज होते हैं, अनइक्वल रैंक के. वो एक मतलब एक जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है, एंड एक जो दूसरा सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. यहाँ पर देखेंगे आफ्टर, बिकॉज, दैट, इफ, दैट, दो, ऑल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, देन, अंटिल, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं. आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी वर्ड्स है ये सारे कंजंक्शन होते हैं. यहाँ पर देखेंगे शी वॉज सैड एंड शी लॉस्ट हर जॉब, तो दोनों ये जो क्लॉजेस है इनको कनेक्ट कौन सा वर्ड कर रहा है, बिकॉज, तो बिकॉज यहाँ पर कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. नेक्स्ट यू परमिट मी आई विल कम देयर, तो यहाँ हमने देखा कि आई विल कम देयर ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एंड यू परमिट मी ये डिपेंडेंट है किस पर, इस क्लॉज पर.
ये सेकंड वाले क्लॉज पर। तो ये दोनों क्लॉजेस कनेक्टेड किससे, इफ से, कि अगर आपने मुझे परमिशन दे दी मैं वहां पर आ जाऊंगा। सो इफ क्या है यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट देखेंगे वी बिलीव एंड स्वामी विवेकानंद वॉज अ जीनियस। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्वामी विवेकानंद वॉज जीनियस, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड ये वी बिलीव डिपेंडेंट है इस क्लॉज पर, एंड दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट क्या कर रहा है, दैट। तो दैट यहाँ पर कहलाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। ये नेक्स्ट टाइप है। कंपाउंड कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो या तो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे इन ऑर्डर दैट, तीन वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर भी ये जो कंजंक्शन है ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कंपाउंड कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये अगर कहीं दिखता है आपको इन ऑर्डर दैट, तो ये नहीं समझना है कि ये अलग अलग की ये प्रिपोजिशन है, ये नाउन है, या कुछ ये प्रोनाउन है, इस तरीके से नहीं समझना है। ये इन ऑर्डर दैट ये पूरा एक कंजंक्शन कहलाता है, ऑन कंडीशन दैट ये एक कंजंक्शन होता है। एज दो या इन एज मच एज या एज वेल एज सुन एज, ये सारे एक कंजंक्शन होते हैं, एंड इन कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कंजंक्शन। क्योंकि ये कंजंक्शन जो होते हैं ये दो वर्ड से या दो वर्ड से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कंजंक्शन होते हैं ये ऐसे ही पेयर्स में काम करते हैं। मतलब कि ये जितनी भी लिस्ट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये आपको रटनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, बाय हार्ट करनी पड़ेगी, कि आइदर जब भी आएगा तो आइदर के आगे जो भी कंजंक्शन आएगा वो हमेशा और ही होगा। आइदर के साथ कभी नॉर या कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। नाइदर के बाद हमेशा जो कंजंक्शन आएगा वो हमेशा नॉर ही होगा। बोथ के साथ हमेशा एंड ही आएगा। बोथ के बाद कभी, मतलब जरूरी नहीं कि इमीडिएटली उसके बाद में, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो, कोई सेंटेंस हो, वहां पर कोई क्लॉज हो, उसके बाद आए, लेकिन जो भी आएगा बोथ के बाद वो कंजंक्शन हमेशा एंड ही होगा। दो के बाद हमेशा येट ही होगा। वेदर के बाद हमेशा और ही आएगा। नॉट ओनली के बाद पूरा बट ऑल्सो आएगा। सच के साथ एज, सच के साथ दैट भी आता है। हम देखेंगे कि कैसे सच के साथ एज और सच के साथ दैट आता है। देन एज के साथ एज भी आता है। एज के साथ सो आएगा। सो के साथ हमेशा दैट आएगा। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आएगा। इस पे तो क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन आता है, एंड नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्डली स्केर्सली के बाद दैन आएगा एंड नो सूनर के बाद शायद व्हेन आएगा। नहीं, हमेशा याद रखना है हार्डली एंड स्केर्सली के बाद व्हेन आता है, एंड नो सूनर के बाद हमेशा दैन कंजंक्शन आता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, कि जो अभी हमने देखे जो पेयर्स में काम करते हैं उनके हम फंक्शंस देखेंगे। अभी मैंने कहा था कि हमेशा आइदर के साथ और आता है, तो ये जो पेयर है, ये पेयर तो आपको याद रखना ही है कि आइदर के साथ और आएगा, बट इनकी पोजीशन भी याद रखनी होती है। ओके, बट इनकी सेंटेंस में आपको पोजीशन भी याद रखनी होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इस सेंटेंस में, वी कैन आइदर गो टू द मूवीज और स्टे इनसाइड एंड वॉच नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर किन्हें रेफर किया जा रहा है, वी कैन आइदर गो टू द मूवीज और स्टे इनसाइड एंड वॉच नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पर या तो हम चले जाए या तो हम रुक जाए। तो यहाँ पर रेफर कर रहे हैं हम गो को एंड स्टे को, इसीलिए गो के पहले हमने लगाया है आइदर, एंड स्टे के पहले हमने लगाया है और। तो हमेशा याद रखना है कि जिन चीजों को रेफर किया जाता है, जिन कंपोनेंट्स को रेफर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर गो एंड स्टे को रेफर किया जा रहा है ना, कि या तो हम चले जाए या तो हम रुक जाए, तो इनके एक के पहले आइदर एंड एक के पहले हमेशा क्या आएगा, और। नेक्स्ट देखिए, नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर आता है, अभी मैंने कहा था। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन जो होगी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड पोजीशन कैसी होगी, सेंटेंस में जिन दो कंपोनेंट्स को रेफर किया जा रहा है उन कंपोनेंट्स के पहले ही नाइदर एंड नॉर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, द व्यू एट द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज
नीदर स्पेक्टाकुलर नॉर वेरी विजिबल। तो यहाँ स्पेक्टाकुलर फर्स्ट कंपोनेंट है जिसे रेफर किया जा रहा है एंड सेकेंड इज वेरी विजिबल, इसीलिए हमने स्पेक्टाकुलर के पहले नाइदर का यूज किया है एंड वेरी विजिबल के पहले नॉर का यूज किया गया है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जिन दो कंपोनेंट्स को रेफर किया जाता है उनके पहले ही हमें ये नाइदर एंड नॉर का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताती हूँ कि एरर कैसा आता है एग्जाम में, आइदर यू शुड कन्वे इट टू योर मदर और योर फादर। ओके, आइदर यू शुड कन्वे इट टू योर मदर और योर फादर। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, योर मदर है एंड सेकेंड इज योर फादर है। तो हमने बोला कि जो आइदर एंड और का यूज होता है हमेशा उन कंपोनेंट्स के पहले जिन्हें रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ किसे रेफर किया जा रहा है, योर मदर एंड योर फादर। तो हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आइदर एंड और की, तो और तो हमने योर फादर के पहले लगा दिया, तो ये तो बिल्कुल सही पोजीशन है। लेकिन आइदर इज योर मदर के फर्स्ट पहले आना चाहिए, मतलब ये पोजीशन यहाँ पर गलत होगी आइदर की। यहाँ पर क्या सेंटेंस बन जाएगा, यू शुड कन्वे इट टू आइदर योर मदर और योर फादर, क्योंकि यहाँ पर जो दो कंपोनेंट्स है ये है योर फादर एंड योर मदर। तो हमेशा याद रखना है कि जिन दो कंपोनेंट्स को रेफर किया जाता है उनके पहले ये आइदर और या नाइदर नॉर सेम। ओके, मतलब नाइदर नॉर का भी सेम यही रूल है कि जिन कंपोनेंट्स को रेफर किया जाता है उनके पहले ये लगाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ के साथ हमेशा यूज किया जाता है एंड का। अभी हमने देखा था जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन की पूरी लिस्ट देख रहे थे कि बोथ के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, एंड। एग्जाम्पल देखेंगे, द हरिकेन वॉज डेवास्टेटिंग बोथ इमोशनली, और यहाँ पर ये ए यहाँ पर इसे हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे एंड इकोनॉमिकली। तो मतलब बोथ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, एंड। तो यहाँ पर ये बोथ एंड का पेयर होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बोथ आएगा आगे जो कंजंक्शन होगी वो हमेशा एंड होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं एज के साथ एज। अब एज के साथ एज कब यूज किया जाता है, इफ यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे और हमें ये बताना है कि वन कंटेन्स अ सर्टेन क्वालिटी टू द सेम एक्सटेंट एज द अदर, कि जो फर्स्ट की क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम सेकंड की भी वही क्वालिटी है, तब हम एज के साथ एज का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, शी इज एज ब्यूटिफुल एज यू, जितनी तुम ब्यूटीफुल है उतनी वो भी ब्यूटीफुल है। तो हमें सेम क्वालिटी बता रहे शी एंड यू की। यहाँ पर देखेंगे, एनीथिंग आई पुट इन द रेफ्रिजरेटर बिकम्स एज कोल्ड एज आइस, जितना आइस कोल्ड है उतनी वो भी चीज रखी हुई कोल्ड हो जाती है। सो अगर एक एग्जाम्पल लू, कैसे एग्जाम में एरर आता है, बोथ सोहन as well as Karan have visited here. Both Sohan as well as Karan have visited here. तो यहाँ पर देखेंगे बोथ आया है एंड बोथ के बाद कंजंक्शन एंड आना चाहिए, बट यहाँ तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ क्या होगा, बोथ सोहन एंड करण हैव विजिटेड हियर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आना चाहिए। कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है नॉट ओनली के साथ ओनली बट देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हमेशा याद रखना है नॉट ओनली के साथ पूरा बट ऑल्सो का पेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, नॉट ओनली डिड वी गेट लॉस्ट बट वी ऑल्सो रैन आउट ऑफ द गैस। ओके, बट एंड ऑल्सो यहाँ पर यूज किया। चलो ये एग्जाम्पल छोड़ दे, हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम में कैसे आएगा एरर।
सो देखेंगे यहाँ पर नॉट ओनली आर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लखनऊ बट ऑल्सो दिल्ली। तो यहाँ पर भी आपको हमेशा पोजीशन का भी ध्यान रखना है। पेयर तो हमेशा याद रखना ही है आपको कि नॉट ओनली के साथ पूरा बट ऑल्सो आता है, लेकिन पोजीशन भी कि यहाँ भी जिन दो कंपोनेंट्स को रेफर किया जा रहा है उन कंपोनेंट्स के पहले ही नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे नॉट ओनली आर प्राइम मिनिस्टर, ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड लखनऊ बट ऑल्सो दिल्ली। तो बात करें कि यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स है जिन्हें रेफर किया जा रहा है, तो फर्स्ट इज लखनऊ एंड सेकेंड इज दिल्ली। तो हमने देखा दिल्ली के पहले तो बट ऑल्सो है, बट लखनऊ के पहले हमें नॉट ओनली लगाना पड़ेगा, तो यहाँ नॉट ओनली आ जाएगा। मतलब कि ये जो पोजीशन है बिल्कुल गलत हो गई, एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। सो क्या हो जाएगा, आर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड नॉट ओनली लखनऊ बट ऑल्सो दिल्ली। देन नेक्स्ट देखिए, जब भी आएगा वेदर, वेदर के साथ हमेशा पेयरिंग होता है और का, कि वेदर के बाद हमेशा क्या आएगा और। जैसे यहाँ पर देखेंगे वेदर आई ड्रिंक अ लॉट और अ लिटिल माई फेस स्टिल गेट्स रेड। तो मतलब जब भी वेदर आएगा, वेदर के बाद कंजंक्शन जो होगा हमेशा और आएगा, कभी भी इसके बाद एंड या कभी भी इसके बाद बट या किसी और कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता, हमेशा वेदर के बाद और का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो के साथ एज एंड एज के साथ एज। अब ये तो बहुत इजी है, सभी को पता होता है सो के साथ एज एंड एज के साथ एज, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब भी सो के साथ एज यूज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में, हमेशा याद रखना है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जिसमें नो, नॉट, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। एंड एज के साथ एज का यूज पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है। तो एज के साथ एज का तो कोई टेंशन नहीं है, बट सो के साथ एज को हमेशा याद रखना है कि सो के साथ एज हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ आता है। जैसे यहाँ देखेंगे राम इज नॉट सो गुड एज यू, तो यहाँ नॉट आ गया, तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव बन गया। सो के साथ हमने एज का यूज किया। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे राम इज एज गुड एज यू, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो एज के साथ एज। यहाँ पर अगेन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम एज के साथ एज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला एज के साथ एज का यूज आप बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। लेकिन जब बात की जाती है सो के साथ एज की, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, rather या other must be followed by than, कि जब भी rather आएगा किसी सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में आएगा other, उसके बाद हमेशा क्या आएगा than, और कभी भी इनके बाद but का यूज नहीं किया जाएगा। आई होप क्लियर है कि जब भी आए सेंटेंस में rather और other, it must be followed by than and only than। तो यहाँ देखेंगे आई हैव नो अदर, अदर आ गया है ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब, तो बट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा देन, बिकॉज अदर इज फॉलोड बाय देन ओनली। नेक्स्ट देखते हैं नॉट एंड नेवर। सो नॉट एंड नेवर की बात करें तो नॉट मतलब नहीं एंड नेवर मतलब कभी नहीं, दोनों नेगेटिव वर्ड्स है एंड दोनों के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, और ही आना चाहिए। कभी भी इनके बाद नॉर का यूज नहीं किया जाता। आई होप क्लियर है कि नॉट या नेवर के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, कभी भी इनके बाद नॉर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स के साथ दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, तो हमेशा क्या आएगा और। जैसे आई हैव नॉट मेट हिम और इन्वाइटेड हिम, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन हिम। सपोज यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर बात करें आई हैव नॉट मेट हिम नॉर इन्वाइटेड हिम, तो भी सही लगता था कि ना तो मैं उससे मिला ना तो मैंने उसे इन्वाइट किया, लेकिन ये नॉर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रूल कहता है कि जब भी आप नॉट का यूज करो तो और ही आएगा। एग्जाम में अगर इसके साथ नॉर भी दे दिया जाए एंड हमें अगर ये चीज पता नहीं है, ये रूल नहीं पता है, तो हमें बिल्कुल सही लगेगा कि ना तो मैं उससे मिला और ना तो मैंने उसे इन्वाइट किया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट के साथ नॉर एंड नेवर के साथ भी हमेशा और का यूज होगा। सो आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं, लेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड। LEST लेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड। अब बात करें LEST लेस्ट वर्ड की, तो लेस्ट का जो मीनिंग होता है ये होता है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब ही लेस्ट होता है, लेकिन यहाँ रूल कहता है कि जब भी लेस्ट आए, लेस्ट के बाद हमेशा आना चाहिए शुड। जैसे यहाँ देखेंगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, तो मे नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा सही, शुड, है ना। ये सही सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज। ओके, आई होप क्लियर है। जैसे और एक अगर एग्जाम्पल लें हम इसका, ही ran fast lest he should miss the train, है ना, कि वो फास्ट दौड़ा अदरवाइज वो अपनी ट्रेन मिस कर देता। तो यहाँ पर लेस्ट आया एंड लेस्ट के साथ हमेशा ही क्या आएगा, शुड आएगा। तो ये चीज़ें सर गाइज आपको ये मगअप करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कंजंक्शन का एरर अगर एग्जाम में बन जाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती। हम हमेशा एरर सिर्फ फाइंड करते हैं। एग्जाम में अगर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है तो या तो वर्ब या तो टेंस, बस ये दो ही चीज़ें हम फाइंड करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा कंजंक्शन का भी, प्रिपोजिशन का भी, ये सारी चीज़ों का भी एरर आता है, और इसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज और लर्न करना होता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कभी भी ये हाउएवर एंड बट का यूज साथ में नहीं किया जाता। या तो आप हाउएवर यूज कीजिए उस सेंटेंस में, या तो आप बट का यूज कीजिए उस सेंटेंस में। जैसे यहाँ देखेंगे, बट हिज बिहेवियर हाउएवर हैज नॉट चेंज, तो यहाँ पर देखेंगे बट भी यूज किया जा रहा है, हाउएवर भी, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बट और हाउएवर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट की जरूरत ही नहीं है, बट को हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हाउएवर चलेगा यहाँ पर। सो यहाँ देखेंगे, हिज बिहेवियर हाउएवर हैज नॉट चेंज। यहाँ देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, बट दैट हाउएवर इज नॉट रिपेयरेबल, तो यहाँ पर हमें हाउएवर की जरूरत नहीं है, बट दैट इज नॉट रिपेयरेबल, इसी से हमारा काम चल जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि ये हाउएवर एंड बट दोनों का एक साथ कहीं यूज नहीं होगा, या तो आप हाउएवर यूज कीजिए या तो आपको बट यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल कहता है जब भी किसी सेंटेंस में आएगा हार्डली, या जब भी किसी सेंटेंस में आएगा स्केर्सली। अब ये हार्डली एंड स्केर्सली दोनों का मतलब होता है बहुत कम। ओके, बहुत कम मतलब ना के बराबर। ये जो होते हैं सारे वर्ड्स ये नेगेटिव होते हैं। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, है ना, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। इन सभी का मीनिंग यही होता है बहुत कम, ना के बराबर। तो यहाँ पर ये रूल कहता है हार्डली एंड स्केर्सली मस्ट बी फॉलोड बाय व्हेन, हमेशा इसके बाद व्हेन आएगा। एग्जाम में आपको कभी इनके बाद दैट, देन या दैट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत यूज होता है। हमेशा हार्डली एंड स्केर्सली के बाद व्हेन ही फॉलो होता है। सो हार्डली एंड स्केर्सली मस्ट बी फॉलोड बाय ओनली एंड ओनली व्हेन। तो यहाँ देखेंगे, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट द टेलीफोन बेल रैंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जब भी आएगा नो सूनर। ओके, इस स्लाइड में नहीं है, मैं बता रही हूँ कि जब भी आता है नो सूनर, एंड नो सूनर के बाद हमेशा फॉलो होगा देन। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड द टीचर एंटर the class when the students stood up। तो यहाँ पर देखेंगे
नो सूनर आया है, एंड नो सूनर के बाद हमेशा दैन आना चाहिए, बट यहाँ पर तो वैन लिख दिया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैन कंजंक्शन. सो आई होप क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज धो एंड ऑल दो. सो गाइज, धो एंड ऑल दो इज ऑलवेज फॉलोड बाई येट. या तो आप इसके बाद येट लगाएंगे या तो आप इसके बाद कॉमा का यूज कर सकते हैं. येट लगाएंगे तो भी सही होगा, या कॉमा से भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दो सेंटेंसेस को तो भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, although he is hardworking, yet he does not get a job. तो यहाँ पर हमने देखा although he is hardworking, ये एक सेंटेंस था, and he does not get a job, ये एक सेंटेंस है. कनेक्टेड किससे यहाँ पर? yet से है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है. अगर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले, though she was sick, she attended the party. तो यहाँ पर देखेंगे though she was sick, she attended the party. तो आप yet से अगर ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करें या आप कॉमा से करें, ये दोनों बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो धो होता है या although होता है, इनके बाद yet भी सही होता है एंड कॉमा भी सही होता है. एंड अगर धो या although की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, तो हिंदी में होता है हालांकि, है ना. हालांकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिलती, है ना. हालांकि वो बहुत बीमार थी लेकिन फिर भी उसने पार्टी अटेंड की, इस तरीके से. So I hope it is clear. So अगर बात करें गाइस, एक दो और कंजंक्शंस है, अनलेस एंड सेकंड जो है ये है अनटिल. अनलेस जो होता है, अनलेस हम यूज करते हैं टू डिनोट कंडीशन, किसी कंडीशन को डिनोट करने के लिए. एंड अनटिल का हम यूज करते हैं टू डिनोट टाइम को डिनोट करने के लिए. ओके. एंड ये जो दोनों कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों कंजंक्शन नेगेटिव होते हैं. सो इनके साथ हमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड अवॉइड करना होता है. अवॉइड एनी नेगेटिव वर्ड. ओके. इनके साथ हमें हमेशा दूसरे कोई नेगेटिव वर्ड हमेशा क्या करने होते हैं? अवॉइड करने होते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर कि अनलेस और अनटिल दोनों कंजंक्शन होते हैं. अनलेस किसी कंडीशन को डिनोट करता है एंड अनटिल किसी मतलब टाइम को डिनोट करता है. दोनों नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं, तो इनके साथ हमें किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड को हमेशा क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है. सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट सेशन में हम कंजंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग.